देखना शुरू कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 रिटेल फॉर्मेट्स। हम यहाँ बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स की। अब जब हम डिफरेंट टाइप के रिटेल फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब होता है कि जितने भी फॉर्मेट्स हमारे पास है, सर ये फॉर्मेट्स का मतलब सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है, हाट बाज़ार, मेलाज, ये जितने भी फॉर्मेट हैं ये अलग अलग कस्टमर के परसेप्शन, कन्वीनियंस, इन सभी के बिहाफ पर हम उन सभी कस्टमर्स को सेगमेंटाइज करके उनकी नीड्स को कैटर करना चाहते हैं। सर क्या कहा आपने? मैंने ये कहा फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कस्टमर नेम एज रमेश। ओके, रमेश की इनकम जो है, हम पहले इनकम देख लेते हैं। इनकम इज 20,000 रुपये पर मंथ, राइट? ओके, फैमिली कैसी है? फैमिली साइज न्यूक्लियर, राइट? नाउ अब और क्या चीज़ देखनी चाहिए भाई? लाइफस्टाइल कैसा है? कॉमन मैन है ये, ठीक है, कॉमन मैन है, जनरल कॉमन मैन है, राइट? और ये कहाँ फॉल करते हैं? मिडल मैन, मीन्स इनका जो कस्टमर सेगमेंट है ये सॉरी मिडिल क्लास का है, ठीक है। सोशल क्लास कौन सी है? सोशल क्लास, ये मिडिल क्लास में आते हैं। तो अब इनके लिए एक स्टोर ढूंढते हैं। इनको क्या खरीदना है? एक शर्ट बाय करना है, ओके, एक शर्ट बाय करना है। आप मुझे रमेश के लिए स्टोर बताइए। अब मैं आप लोगों को स्टोर बता देता हूँ, ठीक है। लोकल बाजार पहला ऑप्शन अपने पास, दूसरा है कोई हाइपर मार्केट, ओके, तीसरा स्पेशलिटी स्टोर, ओके, या फिर चौथा हॉकर, हॉकर आ गया कोई, मतलब गली मोहल्ले में, या फिर वीकली मार्केट, लोकल बाजार, वीकली मार्केट, वीकली मार्केट। आप बताओ कि रमेश को शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए इन सारी कंडीशंस के बिहाफ पर? यस गाइस, आर यू गाइस एबल टू हियर माय वॉइस? रमेश को अब शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए इन सारे ऑप्शंस में से? सुपर मार्केट, अब इस स्पेशलिटी स्टोर भी है, हाइपर मार्केट भी है, सुपर मार्केट भी है, चलो ऐड कर लेते हैं, सुपर मार्केट भी इनके पास। मैंने आपको बताया रमेश 20,000 कमाते हैं, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, वीकली मार्केट और लोकल बाजार। अपने पीछे रीज़न दीजिए तीनों लोग। अच्छा, जमुना ने बता दिया कि भाई उनके लिए कन्वीनियंस रहेगा कि वो कभी भी विजिट कर सकते हैं, राइट? नाउ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। लोकल बाज़ार और स्पेशलिटी स्टोर में आप लोगों ने मुझे बताया, सॉरी हाइपर मार्केट में ये बताया कि लोकल बाज़ार में उसको थोड़ा इकोनॉमिक आइटम मिलेगा। इकोनॉमिक मतलब सस्ता मिल जाएगा, और हाइपर मार्केट में वहीं थोड़ा सा कॉस्टली होगा, राइट? नाउ एज द इनकम ऑफ दिस मैन इज 20,000 रुपी पर मंथ, तो 20,000 में उसे अपना फैमिली भी रन करना है, न्यूक्लियर फैमिली है उसका, and he is a common man. So the rational decision that we should make is whether a local market, hawker or a weekly market, right? बाकी सभी फॉर्मेट्स में समस्या ये है कि हाइपर मार्केट हो, स्पेशलिटी स्टोर हो या सुपर मार्केट,
इसमें ये एक बार जाने से कतराएंगे भी, क्योंकि 20,000 रुपये महीना ही कमाते हैं और इतने ये लग्जूरियस स्टोर दिख रहे होंगे इनको दूर से देखने में। तो जब ये विज़िट करेंगे भी ना, तो इनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस इनको महसूस होगा कि नहीं, ये मेरे लिए ये फॉर्मेट नहीं बना। आइए दूसरा एक केस दूसरा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर एलेक्स है। एलेक्स की एज जो है वो 19 है, राइट। एलेक्स की एज कितनी है? 19 है। एंड ही गेट द पॉकेट मनी। पॉकेट मनी उसको मिल जाता है पर मंथ 10,000 रुपीज़ का, राइट। पर मंथ, चलो ज़्यादा नहीं, 7,000 रुपीज़ का पॉकेट मनी मिलता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी तो रहना चाहिए ना। पॉकेट मनी कितना मिलता है उसको? 7,000 रुपीज़ का पर मंथ। एंड ही इज़ लाइक, जनरेशन जी में आएगा, ये आएगा ना, राइट। जनरेशन कैसी है? जी। बहुत बढ़िया। नाउ अब इनके लिए रिटेल फॉर्मेट्स में बता देता हूँ। अगेन एलेक्स हैज़ टू बाय शूज़ बाय करने। तो फॉर्मेट्स हैं, पहला है स्पेशलिटी स्टोर, दूसरा है सुपरमार्केट, तीसरा है डिस्काउंट स्टोर, चौथा है वीकली मार्केट, पांचवा है हाइपर मार्केट, छठा है कोई चेन स्टोर। चेन स्टोर में कोई स्पेशलिटी चेन, फ्रेंचाइजी या चेन स्टोर है गाइस, ऐसा समझ लीजिए आप। नाउ एलेक्स को कौन से स्टोर में ये जाना पसंद करेगा? ये खुद कहाँ जाना पसंद करेगा? 7,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ, अकेले खर्च करना, उसको सोच लेना है। यस प्लीज़ बताइए। हाँ। ओके, अच्छा इसमें से मैं कॉस्टलियर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है आपको स्पेशलिटी स्टोर में। मैं ऐसे बता देता हूँ, को 10 से रेट करता हूँ, 1 से 1 मतलब कम और 10 मतलब ज़्यादा। तो सबसे महंगा आपको मिलेगा स्पेशलिटी स्टोर में, फिर आपको मिलेगा चेन स्टोर में, राइट, या फिर फ्रेंचाइजी स्टोर में, दैट इज़ 8। फिर आपको मिलेगा हाइपर मार्केट में, फिर आपको मिलेगा सुपर मार्केट में, फिर आपको मिलेगा डिस्काउंट स्टोर में, और फिर वीकली मार्केट में। इनके बिहाफ पे बताओ, जितना ज़्यादा नंबर उतना महंगा आइटम। अब बताओ, अब आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा। जमुना, हर्ष, मयंक, अस्मा, रशी, यस, वंशिका। अब सुपर मार्केट जाएगा, सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट जाएगा, उसको बचाना नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या ये वीकली मार्केट जाएगा बाय एनी चांस? सर फैक्टर तो ये भी है ना कि वो जनरेशन जी में आ रहा है ना। नाउ और जेन जी बहुत खर्च करते हैं। सो ईदर दे विल, मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर बिहेवियर, ही विल लाइकली टू चूज स्पेशलिटी स्टोर। He wants to buy a shoe from the specialty store, then hypermarket, then supermarket. सुपरमार्केट भी उसको पसंद नहीं आएगा, मतलब उसका मन नहीं है, पर वो खरीद लेगा वहाँ से, ठीक है, या किसी चेन स्टोर से खरीदेगा, फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से, फ्रेंचाइजी स्टोर से। अब आपने ये बात तो पता लगा ली कि हम लोग अलग अलग दुकानों में क्यों जा रहे हैं। आइए अब इसका रीज़न जान लेते हैं। ये जितने भी लोग ये क्लास देख रहे थे उनको लग रहा था सर ये क्या बता रहे हैं आप, है ना। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रिटेल फॉर्मेट्स आखिर यूज़ क्यों होते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम किशन कनौजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिटेल फॉर्मेट्स। तो जो रिटेल फॉर्मेट है इसका काम क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा स्ट्रक्चर जो लोगों के लिए, लोगों को कन्विंस कर सके, राइट।
इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, डेवलप किया गया हो, जिससे जो एंड यूज़र है ना उसकी नीड और वांट सेटिस्फाई की जा सके। क्योंकि जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पर आप अपनी नीड एंड वांट को ही सेटिस्फाई करने के लिए विजिट करते हैं, राइट। और जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये क्यों अराइज होते हैं हमारे मार्केट में, क्यों हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है, राइट। नाउ सो दे अराइज फ्रॉम द कंज्यूमर बिहेवियर एंड शॉपिंग प्रेफरेंस ओवर द ईयर एंड अक्रॉस द geographies एंड कंट्रीज. दिस मेक्स रिटेलिंग फॉर्मेट ऑफ वेरियस शेप्स. हमारे भारत में बहुत सारा आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा. लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, बहुत कम पैसा भी खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन भी होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव भी होते हैं. सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के रिटेल फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्रेमिसेस में, राइट. और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मेट्स पूरे हर एक दुनिया के सभी कंट्री में मिलते, नहीं. इट वेरीज ऑल्सो फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. The origin of retail format in India may be seen with the establishment of standees, हाट, मेला, वीकली एंड फ्ली मार्केट्स. पहले क्या होता था कि हाट लगते थे गाइस, मेला लगते थे, है ना. अगर आप बहुत पहले अपना बचपन याद करेंगे, सभी लोग आई गेस मैक्सिमम ऑफ यू गेट कि सर वीकली मार्केट वो शनि बाज़ार, रवि बाज़ार, सोम बाज़ार, बुध बाज़ार, ऐसा तो हमने सुना हुआ है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीकली या फिर फ्ली मार्केट कहते हैं, जो एक ओपन एरिया में लगता है. एक ओपन एरिया में लोग वीकली या मंथली आते हैं और वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा, इसको हम लोग बोलते हैं वीकली या फ्ली मार्केट, राइट. ना हाट और मेलाज बहुत टाइम पे लगते थे, मीन्स ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसे लग रहे हैं ना. सो अच्छा, एक बात और कि इस पूरे टाइम कोर्स के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं ना, कियोस्क स्टोर, नुक्कड़ गली मोहल्ले के बाहर जो छोटी सी दुकान, एक खोमचा सा खुल जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा चलन में आया है ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर के मामले में. आपको जाते जाते रास्ते में एक छोटा सा नुक्कड़ स्टोर मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कियोस्क स्टोर. ओके, कियोस्क स्टोर बोलते हैं उसको, राइट. नाउ सो सम टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस विद अस फॉर ओवर अ सेंचुरी. जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स. सर ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स तो हमने सुना नहीं, और ये कह रहे हैं ओवर अ सेंचुरी हमारे पास है. अरे भैया, इनको किराना स्टोर बताना चाहिए. क्या बताना चाहिए? किराना स्टोर, राइट. नाउ किराना स्टोर्स को हम लोग कितने समय से देख रहे हैं? बहुत समय से देख रहे हैं. वी हैव सीन आवर फादर्स, देयर फोरफादर्स, एवरीवन हैव सीन, राइट. अब नए नए टाइप के रिटेल फॉर्मेट आ रहे हैं जो बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिव और बहुत कॉन्स्टेंटली और इफेक्टिवली कस्टमर के नीड्स को कैटर कर रहे हैं. कौन कौन से भाई? ये तो हैं मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, राइट. इंटरनेट रिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क, वेंडिंग मशीन, मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं नए फॉर्मेट के अंदर. सर व्हाट आर दीज न्यू फॉर्मेट्स? न्यू फॉर्मेट्स का मतलब है मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स, राइट. नाउ तो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे इन सभी रिटेल फॉर्मेट्स के ऊपर. आई गेस कि मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर की आत्मा समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चैप्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. Now let's begin with the theories of structural changes in retailing, right? Now, so retailing has been a dynamic industry. लगातार बदलती रहती है, इसमें कुछ तो नई चीज़ें आती रहती हैं, कुछ पुराना जाता रहता है, हमेशा ये चेंज होता रहता है, right? Now, so changing the industry has entered, developed and grew. कोई भी मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो मार्केट में एंटर करता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करता है, फिर ग्रोथ होती है, और अगर वो कहीं कुछ गड़बड़ कर देता है तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, राइट. अब ये कैसा, ये जो प्रोसेस है ये कैसे चलता है? क्या ये सभी रिटेल फॉर्मेट के लिए सेम रहता होगा या अलग अलग होता है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे बहुत सारी रिटेल थेरीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, राइट. ओके. नाउ
तो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय मैकॉम पी मैकनायर फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दे हैव सेड कि भाई जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है ना, यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन जब शुरू होता है तो वो एंट्री फेज से शुरू होगा, अपने आप को ग्रो करेगा, मेच्योरिटी फेज में जाएगा, और जहाँ गड़बड़ रहेगी वहाँ डिक्लाइन फेज में आ जाएगा। राइट। मैंने ये कहा कि जैसे मान लेते हैं कि हमको क्या करना है, एक स्टोर ओपन करना है। राइट, वी हैव टू ओपन अ स्टोर। तो जनरली होता क्या है कि हम बहुत ही कम पैसे में, अब एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। आइए व्हील ऑफ रिटेलिंग को इफेक्टिवली समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला फेज हमारे पास 4 फेज आएंगे गाइस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब इन चारों फेज के अंदर पहला फेज है हमारा एंट्री फेज, दूसरा है ग्रोथ, समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तीसरा है मैच्योरिटी, चौथा है डिक्लाइन। अब इस एंट्री फेज में क्या होता है, सर ये समझ नहीं आ रहा सर, ये एंट्री फेज वगैरह बता रहे हो। एक मिनट भाई, आइए एलेक्स की कहानी पे चलते हैं। इसको भूल जाओ, भूला। ठीक है, एलेक्स आ गया हमारे पास ना। एलेक्स है एलेक्स ना एसी रिपेयर करने वाला एक व्यक्ति है। ही रिपेयर्स एसी रिपेयर वाला। ठीक है, एसी रिपेयर करता है। अब कोविड के दौरान इनकी नौकरी चली गई, पर इन्होंने सोचा कि हम ना एक स्टोर ओपन करेंगे, एक ना अपना रिपेयरिंग सेंटर ओपन करेंगे, है ना। हम अपना एक रिपेयरिंग सेंटर ओपन करेंगे, एसी रिपेयरिंग सेंटर ओपन करेंगे। ठीक है भाई, इन्होंने शुरू करने के लिए सोच लिया। मार्केट में अभी रेट चल रहा है, ठीक है, मार्केट रेट क्या है, 600 रुपी। भाई सर्विस चार्ज कितने लेते हैं एसी वाले सर्विस चार्ज लेते हैं 600 रुपी पर विजिट, राइट, है ना, ऐसे ही लेते हैं 600 रुपी पर विजिट। एलेक्स ने सोचा कि यार मेरे को क्या ही करना है, ना तो रेंट देना है हमको, तो अगर 2 एसी रिपेयर करने के लिए बुला ले, रोजाना के 600 1000 रुपये मिल जाए, बहुत बढ़िया। तो इसने कहा एक दिन में मैं 3 से 4 एसी तो ठीक कर ही सकता हूँ। एलेक्स ने शुरू किया काम, और इसने दाम रखा कितना, एलेक्स का कितना प्राइस है, अपना प्राइस रखा रिपेयरिंग का 300 रुपी पर विजिट। अरे बाबा, मज़ा आ गया नहीं? क्या लगता है आप लोगों को गाइस, मज़ा आ गया? सब लोग बुलाएंगे, लेकिन अभी पता ही नहीं है ना एलेक्स कोई, इसने तो अपने मन में सोचा कि 300 रुपये में शुरू करता हूँ। इसने क्या किया, एकदम शुरू किया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना शुरू किया। ठीक है, कि भाई रिपेयर करा लो एसी रिपेयर वाला, एलेक्स एसी रिपेयर वाला, एलेक्स एसी रिपेयर वाला, अपना एसी रिपेयर कराएं मात्र 300 रुपये में, आज ही बुलाएं। फ़ोन नंबर नीचे डाल दिया इसने। अब एलेक्स के पास कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टूल भी नहीं है, थोड़े बहुत टूल हैं, उनको लेके झोला उठाया, चल दिया। ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बात है, यहाँ बात है लो प्राइस, लो स्टेटस और लो मार्जिन की। इसने मार्केट में एंट्री किया है कैसे, कम प्राइस चार्ज कर रहा है ना। क्या कर रहा है ये, कम प्राइस चार्ज कर रहा है। और इसका मार्जिन कितना है, मार्जिन भी तो कम है ना, प्राइस भी कितना है, कम है, और इसका स्टेटस भी तो कम है, कोई जानता ही नहीं है यार, अभी तो मार्केट में एंट्री कर रहा है ये। फिर क्या होगा, एलेक्स ने खूब ऐसे काम शुरू किया, इनके पास ऑर्डर आए, 1 आया, 2 आए, 10 आए, 20 आए, इतने ऑर्डर आने लग गए कि अब एलेक्स परेशान हो गया। भाई 300 रुपये में एसी सर्विस मिल रही है, और बढ़िया एसी सर्विस मिल रही है, एक का काम किया तो काम बढ़िया, वो उसने अगले को वर्ड ऑफ माउथ किया, अगले को बताया कि देखो एलेक्स ना बढ़िया काम कर देता है, एलेक्स को बुलाया करो। 300 रुपये लेता भाई, 600 की जगह 300। ठीक है ना। फिर क्या होगा कि ये इनोवेशन स्टेज में जाएगा, इतना काम आने लग जाएगा कि अब ये सोचेगा कुछ और लोगों को रख के क्यों ना ये सारा काम किया जाए। भाई कब तक मैं ये सारे काम मना करता रहूँगा, यस और नो, मना कर देना चाहिए, नए लोगों को रखना चाहिए एलेक्स को, क्या बोलते हो आप लोग, वंशिका, गुंजन, आप बताओ, नए लोगों को रखना चाहिए। लेकिन भाई जैसे ही नए लोगों को रखेंगे तो पहले दिन तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, ऑफिस बनाना पड़ेगा। अब तो अभी तो पहले एलेक्स घर से उठा के, एकदम घर से सुबह सुबह ब्रश किया, नाश्ता किया और चल दिया झोला उठा के जहाँ से फ़ोन आया था।
क्या सब लोगों को घर से काम करवा सकता है? नहीं। अब आएगा इनोवेशन गाइस। इनोवेशन में क्या होगा? रेंट पे जगह लेंगे, सैलरी देंगे, पहले तो एक हेल्पर ही बुलाएगा ये अपने साथ, ठीक है? तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देगा क्योंकि उन्हें सैलरी देनी है, रेंट देना है ना? किसी को कॉल पिकअप करने के लिए भी तो रखेगा ना, ये इतनी सारी कॉल्स आ रही है, खुद तो पिक नहीं कर पाएगा, राइट? हाई प्राइस, हाई स्टेटस, हाई मार्जिन हो जाएगा। ग्रोथ फेज में आ गए कि काम बढ़िया चल गया जी, सब चंगा सी बढ़िया हो गया। अब तीसरे केस में क्या होगा कि भाई इन्होंने रेंट पे कोई जगह भी ले ली, ठीक है, रेंटेड प्लेस ले लिया, इन्होंने लेबर भी रख ली, इन्होंने जो है कॉलिंग पर्सन भी रख लिया, ठीक है? इन सब की वजह से कॉस्ट नहीं इंक्रीज हो जाएगी? कॉस्ट इंक्रीज हुई, ये ग्रोथ में तो आ गए। पर इसके बाद लोगों ने बोला होगा कि भाई यार एलेक्स, तुम एसी बहुत बढ़िया रिपेयर करते हो, क्यों ना एसी बेचा, एसी खरीदें हम तुमसे। एसी बताओ यार एलेक्स, कौन सा एसी खरीदें हम? अब एलेक्स को समस्या नहीं, एलेक्स क्या करे कि भाई एसी रिपेयर कर रहे, अब तो लोग एसी भी मांगने लग गए कि यार तुम बढ़िया एसी रिपेयर करते हो, तुम ही बताओ कि ऐसा एसी बताओ कि जो खराब ही ना हो। लोग ऐसा पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यस और नो? बहुत लोग पूछेंगे, इतना एसी रिपेयर कर रहा है। अब एक ना एक दिन इतना डिमांड आएगा, एक ना एक दिन नहीं, मतलब लगातार डिमांड आ ही रहा है, तो एक ना एक दिन एलेक्स सोचेगा क्यों ना यार एसी का सेलिंग भी हम लोग शुरू कर दें। सोचना तो पड़ेगा क्योंकि बिजनेस ग्रो करना है, कॉस्ट बढ़ गई है और पैसा कमाना है। सिंपल। नाउ इन दैट फेज व्हाट ही विल डू, ये ट्रेडिंग अप स्टेज में आ जाएंगे। और यस, 300 रुपए से जब यहां इन्होंने कॉस्ट इंक्रीज करी थी तो इन्होंने कर दी थी अपनी प्राइस 500 रुपए के आसपास, 400 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते, 100 रुपये बढ़ा दिया पर लड़का, क्योंकि चलो 450 कर लेते हैं, 450 रुपीज़ ये लेने लग गए थे। लेकिन जब ये एसी बेचेंगे तो क्या ये छोटी सी दुकान से अब काम चला लेंगे? नहीं, अब वो रिपेयरिंग सेंटर नहीं रहा, अब इनको एक शोरूम ओपन करना पड़ेगा। यस और नो? शोरूम ओपन करना पड़ेगा एलेक्स को। अब इस शोरूम को चलाने के लिए फिर से कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है? नए लोग हायर होंगे, एसी बढ़िया एकदम डिस्प्ले में लगेगा, लाइटिंग लगेगी, फ्लोर डिज़ाइन होगा, स्टोर डिज़ाइन होगा, है ना? और लोग भी बढ़ेंगे, फिर कॉस्ट आ जाएगी दोबारा से 450 से 600 रुपये, आ गए मार्केट रेट पे। क्या बोलते हो आप लोग? मेच्योरिटी फेज में आ गए अब ये। अब ना, अब इनकी हालत हो जाएगी खराब। खराब कैसे? क्योंकि भैया इनको डर है। डर किस चीज़ का है? वर्नेबिलिटी स्टेज में आ गए हैं कि क्यों, जैसे ही कोई नया कॉम्पिटिटर, जब एलेक्स ने शुरू किया था ना, तब क्योंकि इन्होंने बाकी लोगों के बिजनेस खराब किए, तो अब कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो न्यू एलेक्स हो जाएगा। कोई ना कोई नया एलेक्स तो जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही आएगा तो बस ये वर्नेबिलिटी स्टेज में, और फिर इनके डिक्लाइन होना शुरू, अगर ये अपने आप को नहीं संभाल पाए तो जनरली रिटेल व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी यही कहती है कि एंट्री फेज से ग्रोथ फेज में, ग्रोथ से मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से डिक्लाइन, यही पूरी लाइफ साइकिल है रिटेलिंग फॉर्मेट्स की। इसी तरीके से कोई भी रिटेल स्टोर ओपन होता है और बंद हो जाता है। पर आप मुझे बताओ कि एलेक्स की जगह अगर कोई सैमसंग कंपनी होती, सैमसंग पहले मोबाइल फ़ोन बनाती थी, उसने कहा अच्छा मोबाइल फ़ोन में मार्जिन कम हो रहा है, चलो एसी का शुरू कर देते हैं, और सैमसंग ने एसी सेल करना शुरू कर दिया। तो क्या सैमसंग ने भी ऐसी किया, बहुत कम दामों में शुरू किया, फिर थोड़ा काम बढ़ाया, फिर लिया, ऐसा किया होगा क्या? उन्होंने तो अपने एक्सक्लूसिव स्टोर खोल दिए होंगे पहले ही दिन में कि वी आर अनाउंसिंग सैमसंग एसी नाउ, ठीक है, हमारे यहाँ से एसी खरीदो, सैमसंग एसी आज ही खरीदो। उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव स्टोर पहले ही दिन शुरू किए होंगे। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इस थ्योरी का, व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी का कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई सारे के सारे जो मार्केट में एंटर होते हैं ना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो एंट्री फेज से ही एंटर होंगे। तो यहाँ तो ये थ्योरी फेल हो गई। ऐसी थ्योरीज जो सारे फैक्टर्स के साथ अलाइन नहीं करती, वो थ्योरीज फेल्ड थ्योरी मानी जाती हैं, राइट? आर यू गाइस गेटिंग दिस एवरीवन?
तो क्योंकि ये अलाइन हो ही नहीं रही तो ये फेल थ्योरी मानी जाएगी। अब देखो दो तरीके की स्ट्रैटेजी, लो एंड और हाई एंड, एंट्री फेज और मेच्योरिटी फेज में। ठीक है, लो एंड जैसे एलेक्स ने जब शुरू किया और जो बाद में एलेक्स बन गया रिच एलेक्स, है ना, रिच एलेक्स बोल दें समझ में आएगा। एलेक्स जो है वो पुराना वाला एलेक्स हमारा, उसने जब काम शुरू किया था तो बहुत कम किराया देना पड़ता था, गली नुक्कड़ पे शुरू कर दिया उसने, घर से शुरू कर दिया, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेता था वो। ठीक है, और क्योंकि बहुत कम सर्विस भी तो दे रहा है लोगों को, सर्विस भी कम दे रहा है तो सर्विस चार्ज भी नहीं लगाएगा। लेकिन रिच एलेक्स क्या करता है भैया, बहुत एकदम पॉश एरिया में अपनी दुकान खोली है उसने, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पे, और वो सर्विस चार्ज भी लेता है, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी, डेकोरेटिंग, डिलीवरी, गिफ्ट रैप, अल्टरेशन, ले अवे, सब कुछ करता है ये, और हर चीज़ के पैसे चार्ज करता है। राइट, है ना। फिक्सचर्स वगैरह बहुत लगा रखे हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की बात होगी तो यहाँ पर इन्होंने फिक्सचर्स लगा ही नहीं रखे, इनके पास कोई एसी है ही नहीं, ऐसा फोटो वोटो लगा रखा है, दो चार पुराना कबाड़ा एसी इन्होंने टिका रखा है कि देखो हमारे यहाँ एसी मिलता है। लेकिन रिच एलेक्स क्या करेगा, अरे भैया एकदम तगड़े फिक्सचर लगाएंगे, यानी कि अपने स्टोर के अंदर नए नए एसी बिल्कुल मस्त डिज़ाइन के साथ लाइटिंग मार रहा होगा और वो घूम भी रहा होगा। ठीक है, सिंपल पर्सनल होंगे, यानी कि बहुत कम लोग होंगे जो ज़्यादा टेक्निक्स नहीं जानते प्रोडक्ट को सेल करने की लो एंड स्ट्रैटेजी के अंदर। लेकिन हाई एंड स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसे लोग जो इलेबोरेटेड रिटेल पर्सनल होंगे, मतलब उनको बहुत बारीक से पता होगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है कस्टमर को, क्या नहीं बताना है। प्राइस का एम्फेसिस देगा जो पुराना वाला एलेक्स होगा कि हमारे यहाँ तो कम दाम पे मिलता है, कम दाम पे मिलता है। लेकिन रिच एलेक्स कभी भी नहीं बोलेगा कि प्राइस हमारे यहाँ कितना है, वो बोलेगा बढ़िया सामान बेचते हैं जी, बढ़िया, क्योंकि दाम ज़्यादा ले रहे हैं ना ये। तो कभी भी दाम ज़्यादा लेने वाले यानी कि हाई प्राइस वाले लोग कभी भी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं। नो प्राइस एम्फेसिस इन प्रमोशन। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, अपना एसी छोड़कर जाओ, एसी लेकर जाओ। लेकिन रिच एलेक्स क्या बोल रहा है कि आपके घर से एसी उठाएंगे सर, आप घर पे छोड़कर जाएंगे रिपेयर करने के बाद। ठीक है, और अगर आपने हमसे एसी खरीदा है तो हम ही, आप बस फ़ोन करो, हम यहाँ से लेकर खुद जाएंगे आपके घर लगाने, आपको कोई भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है सर। एलेक्स के स्टोर में क्राउडेड इंटीरियर होगा, लेकिन रिच एलेक्स के स्टोर में बहुत ही स्पेशियस स्टोर इंटीरियर होगा, यानी कि बहुत खाली खाली जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। अमीर भाई है, मतलब बहुत पैसा है तो मोस्ट मर्चेंडाइज विजिबल होगा एलेक्स के स्टोर में। लेकिन रिच एलेक्स के स्टोर में ज़्यादातर मर्चेंडाइज बैक रूम में रखा होगा, जो एक लाइक सेंस ऑफ न्यू या फिर सेंस ऑफ सरप्राइज भी देता है कस्टमर्स को। तो ये लो एंड स्ट्रैटेजी और हाई एंड स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। आई गेस कि आपको ये व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा। एवरीवन आगे बढ़ें, पक्का सोच लो, सोच लिया सर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थ्योरी दैट इज डायलेक्टिक थ्योरी। भैया ये जो डायलेक्टिक थ्योरी है ना, ये अच्छे अच्छों का सर घुमा देती है। डायलेक्टिक प्रोसेस में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट स्टोर है, इसको किसी ने चैलेंज किया, डिस्काउंट स्टोर ने चैलेंज किया। ठीक है, एंटीथीसिस इसका बना, और भाई रिएक्शन में क्या हो गया, डिपार्टमेंटल डिस्काउंट स्टोर। कुछ समझ आया? यही तो मुश्किल है इसमें, आओ समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं रमेश जी ने, ठीक है, रमेश जी ने क्या किया, अपना एक डिपार्टमेंट स्टोर ओपन किया, बढ़िया चल रहा था एकदम मस्त, बहुत मौज, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, सामान खरीद के जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और घर जा रहे हैं। इनको देखकर लोगों को लगा कि यार हमारा भी ऐसी स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे इनको चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज किसने किया, क्योंकि सुरेश के पास पैसा कम था, तो सुरेश ने कहा कि ऐसा स्टोर खोलूंगा ना, ऐसा स्टोर खोलूंगा कि जो महंगा महंगा माल ये बेच रहा है ना रमेश, इसको तो मैं बताता हूँ, कम दाम पे प्रोडक्ट मैं बेचूंगा। तो ये डिस्काउंट स्टोर ओपन कर लेगा, जो डिपार्टमेंट स्टोर में प्रोडक्ट मिल रहा है ना उसको अपने स्टोर में रखेगा, क्योंकि सारे तो रख नहीं सकता, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, और हर प्रोडक्ट का दाम कम नहीं हो सकता, तो डिस्काउंट स्टोर ये ओपन करेगा सुरेश। तो डिस्काउंट स्टोर में क्या होता है कि बहुत ही कम माल होता है जिसपे सिर्फ डिस्काउंट चल रहा होता है, बस वही प्रोडक्ट रखता है। तो यहाँ पे लोग तो ज़्यादा आ रहे हैं, पर फिर भी रमेश के कस्टमर कम नहीं हुए, क्योंकि रमेश के कस्टमर डिपार्टमेंट स्टोर वाले हैं भाई, सुरेश के कस्टमर डिस्काउंट स्टोर वाले हैं। राइट, चैलेंजर तो यही था ना इसका, डिपार्टमेंट स्टोर का। ऐसा सोचकर सुरेश ने ओपन किया। लेकिन भैया इसके बाद हम आते हैं हमारे एकदम बढ़िया वाले भाई, जिसका नाम है एलेक्स।
और ये कर देते हैं एकदम गेम अपना चेंज। ये क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंटल डिस्काउंट स्टोर ओपन कर देते हैं। भाई साहब, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे डिस्काउंट में आइटम मिलेंगे सारे। मजा आ गया? मजा आ गया? नहीं सर, ये तो समझ में आया। यस, क्या ये बात समझ में आई कि स्टोर 1 ओपन हुआ, उसको देखकर कोई चैलेंज किसी ने दे दिया, फिर स्टोर 2 ओपन हुआ, फिर इन दोनों को बताने वाला कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अच्छा मैं बताता हूं। सो अ सेकेंड थ्योरी होल्ड्स द रिटेलिंग इवॉल्व्स थ्रू अ डायलेक्टिक प्रोसेस, ब्लेंडिंग ऑफ टू अपोजिंग स्टोर। दो ऐसे स्टोर जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, इन दोनों को मिला दो और एक सुपीरियर फॉर्म बना दो। क्या करो, दो ऐसे स्टोर मिलाओ जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो और एक सुपर स्टोर बना दो। राइट नाउ, क्या ये डायलेक्टिक थ्योरी सभी तरीके के फॉर्मेट में काम करेगी? मेरा एक जो है स्पेशलिटी स्टोर है और किसी का वीकली मार्केट है, मान लेते हैं कोई फ्ली मार्केट में दुक्कड़ लगाता है, तो स्पेशलिटी स्टोर और फ्ली मार्केट में मिक्स करके कोई बना देगा कोई नई चीज? और वहां लोग आएंगे? नुक्कड़ वाली दुकान। हाँ, यस। तो इसका मतलब चलेगा नहीं ना, नहीं चलेगा ना, इसीलिए ये फेल हो गई थ्योरी। हाँ, कोई नहीं जाएगा वहां पे फिर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लोग जाएंगे, अच्छा ये कुछ नया खुला है, चलो देखते हैं क्या है ना ना, देख के वापस आ जाएंगे। यस, सो डायलेक्टिक प्रोसेस डज नॉट होल्ड सो मच ऑफ पोटेंशियल जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये फेल है थ्योरी यार। दो अलग अलग फॉर्मेट को एक साथ मिला ही नहीं सकती हमेशा। मेरा एक कंप्यूटर रिपेयरिंग का स्टोर है, किसी का कंप्यूटर बेचने का स्टोर है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टोर ओपन करे जिसमें रिपेयर भी करता और सेल भी करता, तब तो चलेगा। लेकिन अगर मैंने सूट साड़ी की दुकान खोली है, कोई चाय की दुकान चला रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि सूट साड़ी के साथ चाय भी बेच रहा तो उसका बिकेगा? नहीं बिकेगा भाई। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, yes, so two formats cannot be combined as the dialectic process says, हमेशा ये काम नहीं करता। okay, that's why the theory failed. Now the next and the best effective theory, that is natural selection theory, guys. This is the one of the most suitable theory for every retail format. आप लोग कभी चांदनी चौक गए हो, कभी पुराने मार्केट में गए हो, जहाँ पे कुर्ला वर्ली में गए हो कभी, लाइक है ना मुंबई में पुरानी मार्केट्स, मुंबई में, दिल्ली में, आपके आसपास, जहाँ पे आपकी दुकानों के सामने लिखा रहता है सिंस 1940, सिंस 1870, सिंस 1600, बहुत सारी दुकानों पे ऐसे लिखा रहता है, यस और नो? और वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बगल में और भी दुकानें होती होंगी, वो सारी कहाँ चली गई? वो एक सिंगल दुकान थोड़ी है जो 1940 से चल रही है, वहां 1940 में तो और भी दुकानें होंगी, पर वो कहाँ गई? वो भैया सब खत्म हो गई। समस्या क्या है उनके साथ? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी समझाती है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि ऐसे रिटेल स्टोर जो अपने आप को समय के साथ इवॉल्व करते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब स्टोर के अंदर जो चीज़ें नई नई आ रही हैं उनको अडेप्ट कर रहे हैं, सरकार के जितने नियम कायदे कानून बदल रहे हैं उनको अडेप्ट कर रहे हैं, वेंडर की रिक्वायरमेंट बदल रही है उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल रही है उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसे अडेप्टिव स्टोर ही आज तक जिंदा हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये बताती है कि ऐसे रिटेलर्स जो सक्सेसफुली अडेप्ट कर पाते हैं टेक्नोलॉजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल चेंजेस, दे आर मोर लाइकली टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। राइट,
तो सारे रिटेल फॉर्मेट, चाहे वो कोई सी भी दुकान हो, चूड़ी की दुकान हो, लहंगे की दुकान हो, कंप्यूटर की दुकान हो, मशीनरी की दुकान हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का रिटेल स्टोर हो, दे विल ग्रो अगर वो सक्सेसफुली अडॉप्ट कर रहे हैं इन सभी फैक्टर्स के साथ, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कंज्यूमर, सब कुछ के साथ अडेप्ट करेंगे अपने आप को तो हमेशा सस्टेन करके रहेंगे, और अगर अडेप्टिव नहीं होंगे तो फेल हो जाएंगे. This is what the natural selection theory says. Natural selection theory was given by Darwin, Charles Darwin. आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने गाइस? चार्ल्स डार्विन. ना, ये बायोलॉजी में आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन. और डार्विन फिंचेस नाम की इन्होंने एक चिड़िया के बारे में बताया था जो गैलापागोस आइलैंड पे रहती है. अलग अलग लोकेशन पे रहने वाली चिड़िया, किसी के चोंच बड़ी थी, किसी के पैर बड़े थे, किसी के नाखून बड़े थे, किसी के पंख नहीं थे, किसी के पंख बहुत बड़े थे, सेम चिड़िया के, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लोकेशन के हिसाब से अडेप्ट किया हुआ था. इस वजह से वो सारी चिड़िया एक दूसरे से अलग थी. तो यही नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी उन्होंने दी कि नेचर के हिसाब से अगर आप बदलते जाओगे, अडॉप्ट करते जाओगे अपने आप को, तब तो नेचर में सस्टेन करोगे. लेकिन अगर नेचर के अगेंस्ट कोई चीज़ करोगे तो नेचर आपको लंबे समय तक रोक कर नहीं रखेगी, वो आपको डिक्लाइन कर देगी, रिमूव कर देगी अपने सिस्टम से. राइट? आर यू गाइस गेटिंग एवरीथिंग? यस. So guys, this is all about your retail theories of structural changes in retailing. So, and we will continue this class by very next class, and we'll study about the classification of retail formats. That's very interesting, right? And we'll end this class by tomorrow. Till then, take care of yourself. See you in the next class. Tab tak ke liye, tata, bye bye.